अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उनका सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते किसको हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है एक इक्वेशन की। इक्वेशन आप समझते हैं क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि इक्वेशन क्या होती है, और लीनियर का भी आपको पता है कि क्या होती है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दी है 5x² - 3x + 3 = 0। और यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक किस वजह से कहला रही है? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर यहाँ पे 2 है। सो किसी भी इक्वेशन में उसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 है, सो उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The name quadratic comes from quad, meaning square, because the variable gets squared like x². It is also called an equation of degree 2 because of 2 on the x. डिग्री 2 इक्वेशन भी हम इसको कहते हैं, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 भी कहते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। और ये सब नाम उस इक्वेशन के हैं जिसमें आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। सो यहाँ पे आप देख लें, हमारा वेरिएबल है x और इसकी पावर है 2। यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 1 और यहाँ पे x वेरिएबल की पावर आप कह लें 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की जब पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। सो यहाँ पे x नहीं है तो इसकी पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। सो इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको हम इस तरह से लिखते हैं ax² + bx + c = 0। और यहाँ पे हम a कांस्टेंट है x² का, यानी कि x² के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसको इन जनरल हम a कहते हैं, प्लस bx। अब x जिसकी पावर 1 होती है, यहाँ पे इस x का कांस्टेंट b कहलाता है, और वो कांस्टेंट जो कि खाली कांस्टेंट होता है जिसके बाद साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, उसको इन जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये है जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। Where a, b and c are known values, a can't be 0। नॉन वैल्यूज़ का मतलब ये है कि आपको जब भी क्वेश्चन गिवन होगा तो यहाँ पे कोई ए बी सी नहीं लिखा होगा, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, 2, 3, 4 वट एवर, माइनस प्लस की जो भी वैल्यूज़ होंगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी और वो नॉन होगी। ए कांट बी 0। अब ये जो ए है ना, ये वाला कांस्टेंट, ये 0 नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। वो इसलिए क्योंकि अगर a 0 हो गया तो आपकी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि x² बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस इक्वेशन से, और बाकी आपकी इक्वेशन ये वाली रह जाएगी। और ये आपको पता है एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। तो अगर आपकी इक्वेशन में बाकी सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाता है तो आपकी इक्वेशन तो लीनियर बन जाएगी। अब उसको आप क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो a कांस्टेंट है वो 0 ना हो। वो 0 नहीं होगा तो x² भी इस इक्वेशन में बाकी रहेगा। x इज़ द वेरिएबल और अननोन। x इसमें वेरिएबल है या अननोन है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं? The solution of quadratic equation means finding the values of variable। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम solution कहते किसको हैं। solution का मतलब ये होता है कि आपने quadratic equation में जो भी variable आपको given है उसकी आपने value find करनी है। जैसे कि आपने linear simultaneous equation में भी यही पढ़ा था कि question को solve करना या फाइंड करना का मतलब ये होता है कि आप उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इसी तरह यहाँ पे भी हमने वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देयर आर यूजुअली 2 सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर मैक्सिमम 2 होती है, वो स्क्वेयर्ड होता है। तो इसकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो भी 2 वैल्यूज़ आती हैं। These solutions are also called its roots।
और ये जो सोल्यूशन आते हैं इनको हम रूट्स भी कहते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए रूट्स फाइंड करें तो उसका मतलब यही होगा कि आपने उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके x की जो 2 वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड करनी है। और इन वैल्यूज़ को हम रूट्स भी कहते हैं और इनकी वैल्यूज़ भी कहते हैं। देयर आर 4 मेथड्स फॉर इट्स सोल्यूशन। 4 मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला और फोर्थ है ग्राफिकल मेथड। Factoring is typically one of the easiest and quickest ways to solve quadratic equation. However, all quadratic polynomial cannot be factorized. So factorization का फ़ायदा ये है कि ये बहुत क्विक मेथड है, आसान भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम इस मेथड की तरफ जाते हैं। बट सारे पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इस मेथड से सॉल्व नहीं हो सकते। वहाँ पे जहाँ पे हम ये मेथड फेल हो जाता है जिन क्वेश्चन पे, फिर उन क्वेश्चंस के लिए हम अपने सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं। दिस मीन्स दैट फैक्टोरिंग विल नॉट वर्क टू सॉल्व मैनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब यही है कि आपको फैक्टराइजेशन सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन मेथड आप नहीं अप्लाई कर पा रहे होंगे, फिर आपको दूसरे मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर्टी है जिसको आपने अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में हम इसी प्रॉपर्टी को बेस बना के हम उस मेथड को यूज़ करते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। Solving a quadratic equation by factoring is based upon the zero product rule, which states that if a into b is equals to 0, then either a is 0 और b is 0। यानी कि अगर a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, a इंटू बी 0 है, इसका मतलब है कि या तो a 0 है या तो b 0 है। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे अपनी फैक्टराइजेशन मेथड में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ समझ लें कि यहाँ पे मैंने a 2 है और b 0 है, तो आंसर क्या आएगा? 0। अच्छा, या हम कह देते हैं कि a 0 है और b 2 है, तो भी आंसर 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब है उनमें से कोई ना कोई एक तो 0 है ही है, कम से कम कोई एक तो 0 है। इसी प्रॉपर्टी को हम यूँ लिख लेते हैं कि इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। टू अप्लाई दिस रूल टू सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी मस्ट फर्स्ट इंश्योर दैट द इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हमें अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है, जो कि ये फॉर्म है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। वहाँ पे आपने देखा था कि हमने ए, बी एंड सी को स्मॉल लेटर्स में लिखा था, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली यूजुअली ज़्यादातर स्मॉल लेटर्स यूज़ होते हैं, बट कैपिटल ए बी सी भी यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। बट बी मीन्स बी, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट जो है या कांस्टेंट बी ही यूज़ हुआ है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो। इसी तरह एक्स स्क्वायर का भी। Then determine whether the expression on the left side of the equation can be factored। फिर हम देखते हैं कि जो लेफ़्ट साइड की जो इक्वेशन बनी है, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। If so, then the product of these factors is 0, and since factor 1 into factor 2 is equals to 0, then either factor 1 is equals to 0 or factor 2 is equals to 0। हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को, जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ चुके हैं या वो ऑलरेडी हो सकता हो, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 फैक्टर्स, और वो यूँ बन जाएंगे एक फैक्टर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय दूसरा फैक्टर और उसके साथ भी ब्रैकेट। ये आप समझ लें कि ये a है और ये b है। a इंटू बी इज़ इक्वल्स टू 0, तो हम वही ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। a यानी कि यहाँ पे फैक्टर 1 0 होगा और फैक्टर 2 इज इक्वल्स टू 0, और फिर हम इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों फैक्टर्स 1 इक्वल्स टू 0, फैक्टर 2 इक्वल्स टू 0 को, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। इन दिस फर्स्ट एग्जांपल द इक्वेशन इज ऑलरेडी फैक्टर्ड एंड इज सेट इक्वल टू 0।
टू सॉल्व सिंपली सेट द इंडिविजुअल फैक्टर्स इक्वल टू 0। अब ये सबसे पहली एग्जांपल है और ये सबसे ईजीएस्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए सबसे पहली एग्जांपल रखी है। और इस तरह के क्वेश्चंस होते भी हैं कि जिसमें यहाँ पे ऑलरेडी दो फैक्टर्स बने हुए हैं। ये देखिए, ये एक फैक्टर है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी ब्रैकेट के साथ, दूसरे फैक्टर के साथ, और इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी फैक्टर्ड है, हमें इसमें कोई भी फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हम सिंपली हमने क्या करना है कि ये फैक्टर 1 इक्वल्स टू 0 और फैक्टर 2 इक्वल्स टू 0, हमने दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दिया। और अब हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये x यहीं पे रहेगा, 3 को हम दूसरी तरफ ले गए तो हो गया x इज इक्वल्स टू -3। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2x इधर ही रहा, 1 दूसरी तरफ चला गया, और यहाँ पे x इधर ही है और 1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू 1/2। सो यहाँ पे सोल्यूशन आ गया -3 एंड 1/2। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे ये भी इजी एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी हमें फैक्टर्स तो हम बना रहे हैं बट हमें उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। वो किस तरह, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है 9x² - 4 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में आप देखें कि हमारे पास एक टर्म मिसिंग है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। वो क्यों? क्योंकि x की पावर तो 2 है मैक्सिमम। जो टर्म मिसिंग है वो x की टर्म है और वो मिस हो सकती है, बट हमने शुरू में ये पढ़ा था कि x² की टर्म मिस नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। सो क्वाड्रेटिक ही अभी भी है, इसकी एक टर्म मिसिंग है, b कांस्टेंट 0 है तो उसने x को 0 कर दिया। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि 3 टर्म्स नहीं हैं, 2 हैं, तो हम इसको थोड़ा और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे गौर करें तो वो ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले भी मैट्रिक में, a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो ये हो जाएगा बड़े आराम से। ये देखें, ये है 3 का स्क्वायर और ये है x का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये 3x का होल स्क्वायर हम इसको कह सकते हैं, 3x होल स्क्वायर माइनस ये है 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया a² - b²। और इसको हम इस तरह इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ओपन कर लेंगे, a - b इंटू a + b। सो ये है a² - b²। ये किस तरह से ओपन होगा, a + b इंटू a - b। अब ये दो फैक्टर्स बन गए, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ एक फॉर्मूला था जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, हमने वो अप्लाई किया और इसके फैक्टर्स बन गए। सो यहाँ पे हम इन दोनों को अलग अलग इक्वेट कर देंगे 0 के, दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x - 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस ये जो +2 था ये दूसरी तरफ चला गया, -2 हो गया, और x की वैल्यू आ गई -2 और ये डिवाइड हो गया 3। सो एक वैल्यू होगी -2/3। दूसरी तरफ आप देखें कि 3x - 2 को भी 0 के इक्वेट कर दिया हमने, 3x = 2 हो गया, 2 दूसरी तरफ चला गया और x की वैल्यू आ गई 2/3। सो यूँ हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। फैक्टराइजेशन ट्रिक्स। अब ये वो ट्रिक्स हैं जो कि आपके पास जब 3 टर्म्स होंगी और आपने फैक्टर करना होगा तो आप वो कौन सी ट्रिक्स यूज़ करें कि आपके पास फैक्टर्स बन जाएं। फैक्टर्स बनने के बाद किस तरह से आपने उसको 0 को इक्वेट करना है, सॉल्व करना है, ये तो आप सीख चुके हैं। बट जब 3 टर्म्स होंगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसके फैक्टर्स बनाने की जो ट्रिक्स हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। इस एग्जाम्पल से मैं आपको वो ट्रिक्स समझाऊंगी जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल है हमारे पास, और यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। ये आप पढ़ चुके हैं। फाइंड 2 numbers that multiply to give ac, in other words a times c and add to b। यहाँ पे हमारे पास जो पहली एग्जाम्पल गिवन है वहाँ पे है 2x² + 7x + 3, और इसके हमने फाइंड करने हैं फैक्टर्स सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास दो कांस्टेंट होते हैं, ये लास्ट वाला और x² का,
एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट है और ये जो खाली कांस्टेंट होता है लास्ट वाला, यानी कि ये है a और ये है हमारा c। तो सबसे पहले हम a इंटू सी यानी a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 और 3 को, जो कि आ गया 6, और b हमारे पास क्या है जो कि x का कांस्टेंट है 7 आ गया। सो AC हमारे पास 6 आ गया और b हमारे पास आ गया 7। So we want two numbers that multiply together to give 6 and add up to 7. अब हमें फैक्टर्स बनाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो हमें क्या फाइंड करनी है, दो ऐसे नंबर्स जो कि मल्टीप्लाई हों तो 6 आए और ऐड हों तो हमारे पास आ जाए 7। ठीक है, यानी कि जो हमने a इंटू सी किया है, AC को मल्टीप्लाई किया है वो है 6। तो वो जब मल्टीप्लाई हों तो 6 आए और जब वो ऐड हों तो 7 आए। ऐसे दो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे हमने फाइंड किया, इनफैक्ट 6 and 1 डू दैट। 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 और 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। सो ऐसे दो नंबर जो इस क्वेश्चन के लिए फाइंड हुए हैं वो है 6 और 1, कि जब आप 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा और जब आप 6 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। हाउ डू वी फाइंड 6 and 1? अब ये हमें सोचना है कि हम 6 और 1 किस तरह से फाइंड करें। वो जो दो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं जिनको हम कह रहे हैं मल्टीप्लाई हो तो AC बने और ऐड हो तो B बन जाए, तो वो हम फाइंड किस तरह से करेंगे नंबर्स। It helps to list the factors of A into C, which is equals to 6, and then try adding sum to get B, 7। सबसे पहले हमारे पास जो भी AC आया है मल्टीप्लाई होके वो इस क्वेश्चन में 6 आया है, तो हमने सबसे पहले उसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो लिख लेने हैं। तो यहाँ पे हम अगर 6 के फैक्टर्स लिखें वो क्या क्या होंगे, 1 डिवाइड हो जाता है, 2 भी 6 पे डिवाइड हो जाता है और 3 भी हो जाता है एंड 6। तो 6 के जो फैक्टर्स हैं वो है 1, 2, 3 एंड 6। 1 भी 6 डिवाइड बाई 1, और अगर आप 6 डिवाइड बाई 2 करें वो भी फुली कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 3 करें वो भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और 6 डिवाइड बाई 6 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब है ये सारे 6 के फैक्टर्स हैं, ये वो हैं जो कि फुली डिवाइड हो जाते हैं, जो कि फुली डिवाइड कर देते हैं 6 को। अब इन फैक्टर्स में से आपने देखना है कि वो कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाए और ऐड करें तो 7 बन जाए। सो यहाँ पे आप अगर आप ऐड को देखें तो 2 और 3 को अगर आप ऐड करें तो वो तो 5 बनेगा, और 3 और 6 को ऐड करें वो तो 9 बनेगा, 1 और 2 को करें तो 3 बनेगा, 1 और 3 को करें तो 4 बनेगा। हमें चाहिए 7। तो आप देखते ही पहचान सकते हैं कि 1 और 6 जब ऐड होगा तो ये बन जाएगा 7। फिर आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो 1 और 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो बन गया 6। तो इस तरह हमने ये दो जो हमारे फैक्टर्स चाहिए थे, जो हमें वैल्यूज़ चाहिए थे स्प्लिट करने के लिए, वो मिल गई, वो है 1 and 6। री राइट नाउ। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है, री राइट द मिडल विद दोज नंबर्स। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन को हमने दोबारा से लिखना है और उसका जो मिडल पार्ट है यानी कि जो b था यहाँ पे bx, वो 7x था, उसकी जगह हमने ये जो फाइंड किया है दो ये लिख दी, 6x प्लस 1x, जो कि हमने दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी जो कि एड अप होके 7x बन रही हैं। उसकी जगह हमने ये लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 3 में फैक्टर द फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 टर्म सेपरेटली। अब ये जो दो टर्म्स हैं और ये जो दो टर्म्स हैं इनको आपने अलग अलग फैक्टर्स करना है। सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे इन दो टर्म में से क्या क्या कॉमन है, और उसके बाद इन दो टर्म में से अलग अलग कॉमन ले लेंगे। अब देखें ये जो दो हमारे पास पहली दो टर्म्स थी 2x² प्लस 6x, अब इनमें से कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन है। तो जब आप इन दोनों में से 2x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या यहाँ से बच गया, x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 3, तो यहाँ पे 3 रह गया और x तो हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे अंदर रह गया x प्लस 3।
इसी तरह जो लास्ट टू टर्म्स है x प्लस 3, यहाँ पे डोंट एक्चुअली चेंज दिस इन दिस केस, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ 1 ही कॉमन ले सकते हैं और कुछ कॉमन नहीं ले सकते। सो वी गेट दिस, तो हमारे पास आ गया 2x और ये हमारी पहली टर्म थी प्लस ये x प्लस थी जिसको हमने कहा कि इसमें से कुछ भी एक्चुअली कॉमन नहीं आएगा। If we have done this correctly, our two new terms should have a clearly visible common factor. अगर तो हमने ये पहला स्टेप जो थर्ड स्टेप था और सेकंड स्टेप ये हमने बहुत अच्छी तरह से कर लिया सही तरह से, तो अब आपको क्लियरली नज़र आएगा कि ये जो दो टर्म्स हैं इन दो टर्म्स में से आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखें फर्स्ट टर्म जो है इसमें x प्लस 3 कॉमन है और दूसरी टर्म में आपके पास x प्लस 3 कॉमन है। इसका मतलब है कि आप इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 3 को कॉमन ले सकते हैं। सो जब आपने x प्लस 3 को कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ से क्या बचेगा 2x, फिर प्लस और यहाँ से x प्लस 3 पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ बाकी रह गया 1। तो जब आपने x प्लस 3 को कॉमन ले लिया तो बाकी बचा 2x प्लस 1। अब ये देखें ये हमारे पास वो फैक्टर्स बन गए जो कि हम बनाना चाहते थे। ये a इंटू बी की फॉर्म आ चुकी है। इसको हम इक्वेट करेंगे ज़ीरो के क्योंकि इक्वेशन ज़ीरो की ही इक्वेट होती है हमेशा। और अब इसको भी ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगी, x प्लस 3 को भी ज़ीरो के इक्वल अलग अलग पुट करेंगी जैसा कि हमने शुरू की एक दो एग्जांपल्स में किया। और वहाँ से आपके पास x की यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी -3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। लेट्स सी स्टेप्स 1 to 4 अगेन। अब हम यहाँ पे दोबारा से उन स्टेप्स को देखते हैं जिनको हमने अलग अलग किया काफ़ी टाइम लगा के। इन अ गो अगर हम इन स्टेप्स को देखें, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन था। इस क्वेश्चन की जो मिडल टर्म थी 7x वाली, इसको हमने बेसिकली स्प्लिट करना होता है। और इसको हमने किस तरह से स्प्लिट करना होता है ये आप सीख चुके हैं कि हम किस तरह से फैक्टर्स बनाते हैं। उनमें से हम देखते हैं कि किस तरह हम स्प्लिट करें। तो ये आ गया था 6x प्लस x। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 6x को यहाँ लिखा या आपने इस तरफ लिखा, आप इसको x प्लस 6x यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनली आपका जो आंसर होगा वो सेम बनेगा। और उसके बाद क्या किया कि हमने यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया x प्लस 3 और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आया। फिर हमने आखिरी स्टेप में x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो ये बन गया 2x प्लस 1। ये 1 यहाँ पे इसलिए विजिबली शो किया गया है ताकि आपको पता चले कि ये 1 कहाँ से आया है। इस ब्रैकेट के बाहर कांस्टेंट या कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। 1 है तो इसलिए हम उसको लिखते ही नहीं है 1 को, तो 1 है। तो जब आपने यहाँ से x प्लस 3 को कॉमन ले लिया तो बाकी ये 1 यहाँ पे विजिबल हो गया और उसको शो करने के लिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसी तरह से हमें दी हुई है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब ये है हमारे पास a, ये है b और ये है c। और a b c को जब भी हम लिखते हैं तो उनके साइंस के साथ लिखते हैं। यानी कि अब यहाँ पे अगर मैं c लिखूँगी तो c को मैं सिर्फ 6 नहीं लूँगी, c -6 हो के आएगा। अगर वो प्लस है तो हम प्लस को तो मेंशन नहीं करते, सिर्फ 6 लिख देते हैं, लेकिन माइनस हो तो हम स्पेशली उसको -6 लिखेंगे। सो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू 6 जो कि 6 इंटू -6 और आगे हमारे पास 36 और b है हमारे पास 5। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि जब मल्टीप्लाई हो दो नंबर्स तो वो -36 बने और जब वो ऐड अप हों तो 5 आ जाए। तो हमने सबसे पहले क्या बनाए, फैक्टर्स बना लिए a c के। a c यानी कि 36 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 डिवाइड बाई 36 होता है, 36 डिवाइड बाई 1 36 होता है, 36 डिवाइड बाई 2 होता है जी 1 8 18, 36 डिवाइड बाई 3 होगा 1 2, 36 डिवाइड बाई 4 6 9 12 18 30। ये वो सारे नंबर्स हैं जो 36 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। सो वो सारे हमने फैक्टर्स लिख लिए यहाँ पे। One of the numbers has to be negative to make -36. So by playing with a few different numbers, one find that -4 and 9 work nicely.
ओके, यहाँ पे आप देखें कि एक और अहम बात यह है कि क्योंकि हमने साइंस का ख्याल रखना होता है तो हमें जो मल्टीप्लाई करके आंसर चाहिए वो है -36। माइनस का साइन आएगा, इसका मतलब ये है कि वो दो नंबर जो हमने फाइंड करने हैं उनमें से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इक्वल्स नेगेटिव। अगर हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नेगेटिव का साइन चाहिए तो इसका मतलब है कि कोई एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ऑफ कोर्स आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, कोई एक नेगेटिव होगा तब ये आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक, सो दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जब वो ऐड हों तो आंसर 5 आए, और ये प्लस है। इस प्लस का मतलब ये है कि वो जो दो नंबर्स जो जिनको हमने ऐड करना है ना, उसमें से बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होगा और छोटे वाला नेगेटिव होगा, तभी वो जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आपको पता है कि जो बड़ा वाला नंबर होता है उसी का साइन यूज़ होता है, तो हमें यहाँ पे प्लस साइन चाहिए तो हम बड़े वाले नंबर के साथ प्लस साइन लेंगे। अब इन सारे नंबर्स में से आप देखें वो कौन से नंबर्स हैं, जब मल्टीप्लाई हों तो 36 आए, जब ऐड हों तो 5 आए। अब यहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स लिखे हैं, माइनस का साइन हम इसके साथ खुद ही एडजस्ट करेंगे देख के। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स बने आप सबके साथ सोच लें, आप देख लें 2 × 3 किया वो तो 6 आ गया, 36 बनेगा जब मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी 36 आता है, मगर 6 में आप ऐसा क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि वो 5 बने, तो वो नहीं हो सकता। सो सेकेंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो आ रहा है हमारे पास 9 और 5 का, कि 9 और 4 का, क्योंकि जब आप 9 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 36 आता है, और जब 9 - 4 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5। अब यहाँ पे आप देखें कि हमने 4 को नेगेटिव रखा है, इसलिए क्योंकि बड़ा साइन पॉजिटिव होगा छोटा नेगेटिव होगा, तभी सब्ट्रैक्ट होके ये +5 आएगा। तो वो दो नंबर्स हमें पता चल गए, एक है -4 और दूसरा 9। सो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो मिडल वाली टर्म है 5x की, उसको हम स्प्लिट करके इस तरह से लिख देंगे -4x + 9x। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 9x को इधर लिखा या इधर लिखा, 4x को इधर लिखा, आप इनको यहाँ भी लिख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं इनकी पोजीशन। फाइनली आपके आंसर बिल्कुल सही आएगा अगर आपने सारा प्रोसीजर सही किया, सारे स्टेप सही किए। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, फैक्टर फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2। अब हम इसको फैक्टर करेंगे। अगेन हम ये जो दो टर्म्स हैं पहले वाली और दो टर्म्स बाद वाली, इनको अलग अलग फैक्टर्स करेंगे। हम सबसे पहले इसमें से कॉमन ले लेते हैं। हम देखें इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ इसको भी डिवाइड कर देगा, 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, और दूसरा इसमें x भी कॉमन है दोनों में, तो हमने 2x कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ रह गया x, ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे 2, 4/2, तो यहाँ पे 2 रह गया, और ये x तो हमने कॉमन ले लिया था। प्लस अब यहाँ पे आप देखें कुछ कॉमन आ सकता है, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 9/3 3 और 6/3 2, तो जब हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया 3x - 2। अब अगेन आप देखें कि कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है जो कि हम कॉमन ले सकते हैं, वो है 3x - 2। 3x - 2 यहाँ भी कॉमन है और 3x - 2 यहाँ भी कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। सो हमने 3x - 2 को कॉमन ले लिया, तो बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 2x प्लस, और यहाँ पे ये 3 आ गया, तो ये 2x + 3 आ गया। अब ये दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए हैं a × b वाले, इन दोनों को इक्वेट करें, 0 के इक्वल करें और अलग अलग इनको फिर इक्वेट कर दें, a = 0 और फैक्टर, या आप कह लें फैक्टर 1 = 0, फैक्टर 2 = 0, और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा x = 2/3, और यहाँ से आंसर आ जाएगा x = -3/2। ये एक और एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल you must set the equation equal to 0 before factoring, then set the individual factors equal to 0 and solve। अब यहाँ पे क्योंकि आप ट्रिक सीख चुके हैं कि आपने किस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, सो वो हर क्वेश्चन में मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी, आप वो सीख चुके हैं 2 एग्जाम्पल्स में। हम यहाँ पे उसको डायरेक्ट
उस प्रोसीजर तक लेके आएंगे बाकी एग्जांपल्स में। अब यहाँ पे आप देखें ये जो इक्वेशन है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे नहीं लिखी हुई, यानी कि ये 6x को इधर होना चाहिए था, जो ax² + bx + c की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ये 6x इधर आ जाएगा, x² - 6x - 27 = 0। अब ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे a क्या है 1, b है हमारे पास -6 और c है हमारे पास -27। सो यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करना है हमने -6x को, और आप ये देखेंगे कि इसके फैक्टर्स आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 27। सो 27 के आप फैक्टर्स लिख लेंगे, वो हो जाएंगे 1, 3 एंड 9। सो 1, 3 एंड 9 फैक्टर्स के साथ आप ये देखेंगे कि किस तरह से आपने इसको स्प्लिट करना है। अब देखें आपके पास ये माइनस में आएगा, इसका मतलब है कि आप 3 या 9 में से किसी एक को माइनस रखेंगे। अब आप किसको माइनस रखेंगे वो आप यहाँ से जज करेंगे। चूँकि ऐड या सब्ट्रैक्ट होके माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि b माइनस में, इसका मतलब ये है कि आपने बड़े वाली वैल्यू को माइनस का साइन देना है, यानी कि 9 को आप माइनस लेंगे और 3 को आप प्लस लेंगे। ठीक, तो आपने ले लिया 3x - 9x, और अब इस -6x की जगह आपने लिख लिया 3x और -9x, और उसको आपने जब उसमें से कॉमन लिया उसके फैक्टर्स बनाए तो आपके फैक्टर्स बन गए x - 9 और x + 3। जब आपने इसको इक्वेट किया 0 के दोनों को तो आंसर आ गया x - 3 और एक दूसरा वैल्यू आ गई 9। अगेन इस एग्जांपल में आप देखें कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है हमारी इक्वेशन, तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। -5x को हम इसकी यहाँ पे जो जगह है हमारी bx है, क्योंकि ये तो ये ax² + bx और ये माइनस ये जो c आ गया, हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपने इस 5x को किस तरह से स्प्लिट करना है। आप AC बनाएं, AC आपका बन जाएगा 2 × -3 हो गया -6, और -6x² आपके पास AC आ गया है, -6 यानी 6 के फैक्टर्स आपको पता है 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3 एंड 6, ये इसके फैक्टर्स हैं 6 के। अब इन फैक्टर्स में से आपने देखना है कि कौन से हैं कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 बन जाए, और जब आप उसको ऐड करें तो आपके पास 5 आ जाए। अब यहाँ पे क्योंकि आपका AC माइनस है तो आपने किसी एक वैल्यू को माइनस रखना है, और आप यहाँ से देख लें कि ये B क्योंकि प्लस है, 5 प्लस पॉजिटिव है, तो जो भी आप वैल्यूज़ दो लेंगे उनमें बड़ी वैल्यू को आपने पॉजिटिव रखना है, ताकि जब वो माइनस हो तो आंसर पॉजिटिव रहे। सो 1, 2, 3 एंड 6 में से वो कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जब मल्टीप्लाई हो तो 6 हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो 5 आ जाए आंसर। सो आप देख सकते हैं कि ये 2 एंड 3 भी हो सकती हैं, 2 × 3, 2 × 3, ये जब मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर 6 आ जाएगा, और जब ये ऐड होंगी तो आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आप में इनमें से एक वैल्यू को नेगेटिव रख रहे हैं, यानी कि अगर आप कह लेंगे 2 का आपने नेगेटिव रखा, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 3 - 2 और आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पे आपने सोचना है कि आप कौन सी वैल्यू लें जो कि ये सही इसके फैक्टर्स बनाए। यहाँ पे अगर आप कंसिडर कर लें 1 और 6 को, तो आप देखेंगे कि जब आप 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 6 आएगा, और जब आप 6 - 1 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। सो यहाँ जो हमारे पास बनेगी स्प्लिट होगा हमारे पास, वो होगा 6x - x। तो जब आप 6x - x के साथ अपने 5x को स्प्लिट करेंगे और फिर आप कॉमन लेंगे दोनों में से, फैक्टर्स आपके बन जाएंगे 2x - 1 और x + 3, और आंसर आपके पास आ जाएगा x = 1/2 और x = -3। आप इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल इक्वेट करें इस तरह से, और यहाँ पे आप देखेंगे 1 दूसरी तरफ चला गया, 2 डिवाइड हो गया तो 1/2 हो गया, और यहाँ पे x दूसरी तरफ गया तो वो हो गया x = -3।
ओके, नाउ इस एग्जांपल में अगेन हमारे पास एक टर्म कम है और वो है जी सी की टर्म। सी की टर्म हमारे पास यहाँ पे 0 है, हमारे पास यहाँ पे है ax² प्लस bx यानी 2x² प्लस 8x हमारे पास है। सो यहाँ पे हमें उस तरह से फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है जो कि हम 3 टर्म्स में बनाते हैं उस ट्रिक को यूज़ करके। यहाँ पे आप डायरेक्ट देख लें कि क्या कुछ कॉमन आ सकता है इन दोनों टर्म्स में से। सो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ सकता है 2x। 2x को जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो बाकी यहाँ पे रह गया x प्लस, और यहाँ पे हमने जब 2 को डिवाइड किया तो ये बच गया 4 और x कॉमन हो गया। अब यहाँ पे आप देखें अगेन 2 फैक्टर्स बन गए हमारे पास, ये 2x है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 4 से। सो आप कह लें कि ये 2 फैक्टर्स हैं, यहाँ पे आप कह लें ये a है, 2x a है और ये b है इक्वल 0। अब आप a को भी इक्वेट करें 0 के और b को भी इक्वेट करें 0 के, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4। अनदर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में भी आप देखें आपको ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। जब बने हुए हों तो आपको वो ट्रिक यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनको a इंटू बी की तरह इसको अलग अलग इक्वेट करें 0 के, और आप अपनी वेरिएबल आपका कोई भी नाम का हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है और कोई और नाम भी हो सकते हैं। सो आपने उसकी वैल्यू से फाइंड करनी होती है, आपको सिर्फ प्रोसीजर आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें हमारे पास अगेन तीनों टर्म्स हैं यहाँ पे, और तीनों टर्म में हमारे पास क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। इस 12 को हम लेफ़्ट साइड पे लेके आ गए -12, और ये था हमारा c, और यूँ ये बन गई हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखें हमारे पास जब आप a इंटू सी करेंगे, यानी यहाँ कांस्टेंट 1 है, यहाँ कांस्टेंट -12 है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा आंसर 12 -12। अब 12 के आप फैक्टर्स बना लें। 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 12। ये वो सारे नंबर्स हैं जो कि 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। 12 डिवाइड बाई 12 1, 12 डिवाइड बाई 6 2, 12 डिवाइड बाई 4 3 एंड सो ऑन। अब आपने इन फैक्टर्स में से डिसाइड करना है कि वो कौन से 2 फैक्टर्स होंगे कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए, और जब आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें तो आपके पास 1 आ जाए। सो आप डिफरेंट फैक्टर्स ट्राई करेंगे, आपको फाइनली जब पता चलेगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, यहाँ पे वो होंगे 4x - 3x, यानी 4 और 3 ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, और आप इनको जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, तो वो 1 आ जाएगा। और सब्ट्रैक्ट हम करेंगे 4 - 3, यानी कि हम 4 को बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे और 3 छोटी वैल्यू उसको हम नेगेटिव रखेंगे, तभी यहाँ पे हमारे पास +1 आएगा। और आप इस x को स्प्लिट करेंगे 4x - 3x के साथ, कॉमन लेंगे, ये आपके फैक्टर्स बनेंगे, और आप इन दोनों फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे 0 के, और आपके पास यूँ वैल्यूज़ आ जाएंगी x की। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। अब आप देखें इसमें जो हमारा वेरिएबल या अननोन है जिसको हमने फाइंड करना है, उसकी नोटेशन चेंज हो रही हैं, कहीं x है कहीं y है, अब यहाँ d हो गया है। अब यहाँ पे भी क्योंकि 3 टर्म्स नहीं है तो अब आप इसको उसी तरह से नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगेन आप देखें कुछ कॉमन आ सकता है, सो यस d कॉमन आ सकते हैं, आप यहाँ पे d कॉमन ले लिया, बाकी बच गया d - 5 = 0। यहाँ पे d को आपने इक्वल 0 कर दिया एंड d - 5 = 0, और यूँ d की 2 वैल्यूज़ आ गई 0 एंड 5। अनदर एग्जाम्पल है ये, यहाँ पे आप देखें c²। अब यहाँ पे हमारे पास जो c यानी x की bx वाली टर्म है वो 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये c वाली टर्म है, ax² वाली टर्म है, bx वाली टर्म 0 है। सो हम अगेन इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं, इसकी ये फॉर्म बन गई। यहाँ से कुछ कॉमन आता है, यहाँ से आप ये देख लें कि कोई फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई हो रहा। सो यस यहाँ पे ये है जी 2 का स्क्वायर, और ये c का स्क्वायर, और ये है 5 का स्क्वायर। सो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b²
विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि हम शुरू में भी पढ़ चुके हैं. सो ये बन गया 2c² माइनस 5². तो जब आप ये a² माइनस b² पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये बन गया a प्लस बी a माइनस बी. सो ये दो फैक्टर्स बन गए इक्वल टू 0. अलग अलग दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वेट किया और c की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास. एक और एग्जांपल है, यहाँ पे हमने जो अननोन है हमारे पास वेरिएबल, उसको u से डिनोट किया गया है. 18u² माइनस 3u इज इक्वल टू 1. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये 3 टर्म्स की हमारे पास इक्वेशन है, तो हम 1 को दूसरी तरफ लेके आए लेफ़्ट साइड पे. ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म. अब यहाँ पे अगेन हमने वही ट्रिक अप्लाई करनी है, और वो ट्रिक क्या है कि आपने मल्टीप्लाई करना है 18 को -1 के साथ. ये बन गया 18u², और b है हमारे पास -3. तो आपने गेस करनी है वो वैल्यूज़ जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो -18 आए, और अगर आप ऐड करें तो वो हो जाए -3. और 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 18 के फैक्टर्स हो सकते हैं 1, 2, 3, 6, 9, 18. ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि 18 को कम्प्लीटली डिवाइड करती हैं. और अब आपने देखना है कि आपने इनको -3u को किस तरह से स्प्लिट करना है, ये आपने खुद करना है. थैंक्स अ लॉट, कीप सपोर्टिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं.